उन्हें अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले में राम ज्यादा नजर आए, तो उन्होंने उस राम का चुनाव। अयोध्यावासी हैं, उनके भी अपने राम हैं, वो तय करेंगे कि उनको किधर जाना है। पीडीए के फार्मूले को समझते हुए जिनको राम जिस तरह से दिखे, जिस तरह से समझ में आए, वो उस राम की तरफ। यादव जो कि सपा सुप्रीमो हैं, उन्होंने एक फार्मूला बनाया, पीडीए का फार्मूला, और पीडीए के फार्मूला के साथ उन्होंने संविधान की रक्षा के मामले को भी। सभी का स्वागत है, मेरा नाम आनंद है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मिल्कीपुर बता दें कि वो सीट है जो लोकसभा फैजाबाद के अंतर्गत आती है। फैजाबाद लोकसभा को बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने जीत करके सनसनी मचा दी। बीजेपी के लोग को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि हम अयोध्या फैजाबाद की सीट हार गए हैं, जबकि वहां पर राम मंदिर का तमाम भव्य कार्यक्रम हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन काम नहीं आया बीजेपी के। उसके बाद वो सीट खाली हुई। वहीं उनके बेटे अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तीनों जो प्रत्याशी हैं, बता दूं कि बीजेपी से भी जो है वो भी पासवान है, पारसी समाज से आते हैं, समाजवादी से भी है, इंडिया लाइन से, वो भी पारसी समाज से आते हैं, और चंद्रशेखर रावण की पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उसके प्रत्याशी पारसी समाज से आते हैं। अब इन्हीं सब उलटफेर में जातिगत समीकरण में देखते हैं कि कौन प्रत्याशी 5 तारीख को वोटिंग है, 8 को नतीजा है, 8 फरवरी को कौन जीतता है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर विजय रंजन जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे ये क्या समझते हैं। बता दूं कि ये समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी जो विंग है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। सबसे पहले तो 75वें गणतंत्र की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं आपके समाचार चैनल के माध्यम से आपने जो सवाल किया वो इस समय जो वर्तमान राजनीति है उसमें यह उपचुनाव सच में एक बहुत ज्वलंत उदाहरण बना हुआ है कि इस पे सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। पिछले 2-3 दिनों से मैंने भी थोड़ा सा टीवी चैनल्स और प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस चुनाव के ऊपर अपनी एक राय बनाने की कोशिश की है। इसको आप मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण भी कह सकते हैं। मिल्कीपुर चुनाव को लेके खासकर सत्तारूढ़ पार्टी और जो विपक्ष में लड़ रही पार्टियां हैं, जिसमें आपने चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी का नाम लिया, और जातिगत समीकरण पे भी आपने बात की कि सभी पार्टियों ने, चाहे वो भाजपा पार्टी हो जो सत्ता में बैठी हुई हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो जो विपक्ष में एक अच्छी भूमिका निभा रही हो, और अभी अभी बिल्कुल नई तरह से उभरे हुए चंद्रशेखर आजाद ने, जिन्होंने राजनीति में अपने होने का प्रमाण दिया है, एक एग्जिस्टेंस अपनी जताई है कि मैं भी हूँ, उन्होंने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। और बड़ी मजेदार बात है कि तीनों ने एक ही जातीय समीकरण पे भरोसा जताया है। लेकिन सारी चीजों के बावजूद मिल्कीपुर ज्यादा फोकस है। हमको लगता है कि कैंडिडेट और जाति पे अगर बात न करके अगर हम मिल्कीपुर और अयोध्या पे बात करें तो ज्यादा समीचीन होगा इस बात को समझाना कि यहाँ प्रत्याशियों का मामला ही नहीं है, और मिल्कीपुर न होके अयोध्या बन गया है। सारा मामला अयोध्या से जुड़ा हुआ है। असल में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके जो अपने एजेंडे हैं वो सबको पता है कि वो किन चीज़ों को लेके सत्ता में आई है और किन चीज़ों को लेके वो आगे बढ़ रही है। और सत्ता में जो पार्टी बैठी हुई है उसने अयोध्या को मुद्दा बनाया, राम मंदिर को मुद्दा बनाया, और एक जमाने से वो हिंदुत्व के मॉडल पे चल रही, लंबे समय से उसने हिंदुत्व की राजनीति की है। तो जिसने हिंदुत्व को अपना माना, हिंदुत्व के आधार पर राजनीति की, राम मंदिर का उसने फैसला किया, अपने एजेंडे में रखा, उसको बनवाया। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा था कि जिसके नाम पे ये भारतीय जनता पार्टी दंभ भर रही है कि हम 400 पार करेंगे, इन आंकड़ों को, इस आंकड़ों को हम पार करके एक इतिहास जो कि बन चुका है भारतीय राजनीति में उसको भी हम क्रॉस करेंगे, तो ये कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये चीजें इस तरह से आएंगी। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो आपने सवाल किया मिल्कीपुर से जोड़ के, कि क्यों अयोध्या इंपॉर्टेंट हुआ। इनके इस एजेंडे के बावजूद भी वो अयोध्या सीट हारे, और अखिलेश यादव जो कि सपा सुप्रीमो हैं, उन्होंने एक फार्मूला बनाया, पीडीए का फार्मूला, और पीडीए के फार्मूला के साथ उन्होंने संविधान की रक्षा के मामले को भी उठाया। और उन्होंने, मुझे उनका एक भाषण याद है कि उन्होंने साफ साफ कहा था, बहुजन समाज पार्टी के वोटरों से अपील की थी कि आप संविधान के नाम पे वोट करो। और फिर बाद में यह मुद्दा बना कि उन्होंने संविधान के नाम पे वोट मांगा और उन्हें वोट मिला। लेकिन ऐसा नहीं है।
ये आप अगर देखेंगे कि अयोध्या में उन्होंने जो प्रयोग किया था, मुझे लगता है कि मेरी जो जानकारी कि अयोध्या एक जनरल सीट थी और उन्होंने एक दलित को उस पे लड़ाया। इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, इस प्रयोग पे कोई बात नहीं कर रहा है कि उन्होंने एक जनरल सीट पे एक रिजर्व प्रत्याशी को लड़ाया और उसने उस सीट पे एक अच्छी जीत दर्ज की। और ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक वैचारिक कह सकते हैं कि बदलाव था। पीडीए के फार्मूले से जो प्रयोग किया गया था उससे निकल के आया हुआ एक ऐसा प्रतिफल था जो सामने वाले को मंजूर नहीं था। अब ये जो घटना घटी है वो इतिहास में दर्ज हो चुकी है। मिल्कीपुर तो सिर्फ एक मामला है जहां पे आप इन फार्मूलों की बात कर रहे हैं। पीडीए फार्मूला अपने फार्मूले के होने को प्रमाणित कर चुका है और जाहिर सी बात है कि मिल्कीपुर का जो चुनाव हो, जातिगत सूबी समीकरण हो, अभी समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले लोकसभा चुनाव में, उसे देखते हुए एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद कर सकता हूं 5 तारीख को सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जनता के मन में क्या है वो अंत में यही तय होता है कि जनता ने क्या मन बनाया है। वो जब उसकी काउंटिंग होगी तो वो चीजें तय हो जाएंगी। लेकिन वर्तमान समीकरण, वर्तमान फार्मूला, उस फार्मूले की जो इति सिद्धि हुई है उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है। पीडीए को लेकर लगातार पीडीए जो शब्द है चर्चा का विषय बना रहा। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को वो जीत मिली जिसकी उम्मीद मिली थी। वो पीडीए क्या मिल्कीपुर में चलेगा और 27 के राह के लिए एक राह आसान करेगा वो? देखिए, आपने पीडीए पे सवाल किया है तो मैं पीडीए पे कुछ भी बोलने से पहले मैं 2 मिनट पीडीए की एक पृष्ठभूमि जो कि इससे पहले तय की जा चुकी है उसमें मैं बोलना चाहता हूँ। अखिलेश यादव जो कि सपा सुप्रीमो हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पीडीए के फार्मूले पे अपनी बात रखी, आह्वान किया यहाँ की जनता से कि आप पीडीए के फार्मूले पे अपना वोट करें, इस विचारधारा को समझें। लेकिन अगर पृष्ठभूमि में आप देखेंगे तो भारतीय राजनीति में 70 से पहले राजनीति को लेकर सिर्फ एक वाद था, यानी कांग्रेस पार्टी ही पूरी परिदृश्य में छाई हुई थी, यानी कि राजनीति में सिर्फ एक वाद खड़ा था। वाद की मतलब कोई दूसरा प्रतिवाद नहीं खड़ा था। 70 के बाद ये चीजें बदलती हैं, एक प्रतिवाद खड़ा होता है क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में। जब क्या बोलते हैं, जेपी का आंदोलन होता है और फिर ये सामाजिक न्याय के नेताओं का उभार होता है, तो सामाजिक नेताओं ने सबसे पहले ये पृष्ठभूमि डाली, ये फार्मूले तय करने शुरू किए। आप याद करिए कांसीराम के जमाने का दौर, जब उन्होंने ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद के खिलाफ हमला बोला और उनके नारों को आप याद करिए। वो नारे जब उन्होंने देना शुरू किया इस वर्चस्व वाली राजनीति के खिलाफ जाके, मुलायम सिंह यादव के नारों को आप याद करिए, लालू प्रसाद यादव के नारों को आप याद करिए, रामविलास पासवान जो शुरुआती तेवर था उनका सामाजिक न्याय के नेता के रूप में, आप उनके संसद के भाषणों को याद करिए। ये पृष्ठभूमि 1970 के दशक से ही लिखी जानी शुरू हो चुकी थी। ये उसी का एक्सटेंशन है पीडीए। वो जो 85-15 की बात की जाती है, 85-15 का फार्मूला, फिर कांसीराम का फार्मूला, सब ने अपनी इति सिद्धि की। लेकिन ये नई पीढ़ी है, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग नई पीढ़ी हैं। आप कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव, कांसीराम, मायावती इस पीढ़ी का एक्सटेंशन है, क्योंकि मैं इन सबको सामाजिक न्याय का नेता मानता हूं। और सामाजिक न्याय का नेता इसलिए मानता हूं क्योंकि सबके मूल में पीडीए ही है। पीडीए अब स्पष्ट करता है 85 और 15 को, जिसको हम 85-15 कह के बहुजन कहते थे, उस बहुजन को उन्होंने एक सैद्धांतिक रूप में पीडीए कह के परिभाषित करने की कोशिश की। और इस पीडीए का उन्होंने शानदार प्रयोग किया लोकसभा चुनाव 2024 में। इस पीडीए के फार्मूले पे उन्होंने अपने एजेंडे तय किए, जनता के सामने अपने एजेंडे में वो क्या क्या करेंगे जब वो आएंगे सत्ता में, उन्होंने उसको समक्ष रखा जनता के। और जब पीडीए फार्मूला उन्होंने बताया कि ये पीडीए फार्मूला क्या है, यानी पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक। लेकिन एक बात मैं, चूंकि जो मेरा व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ, आप आपत्ति इसके हो सकती है लोगों की, इस ए को मैं डबल ए मानता हूँ। देखिए, अल्पसंख्यक कह के मैं इस बात पे इसलिए नहीं रुकना चाहता कि वो सारे अगड़े जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, इसलिए मैं एक को डबल ए कह रहा हूं कि वो सारे अगड़े भी जो इस विचारधारा के अखिलेश जी कहते हैं। जी, मैं अखिलेश जी से उधार कह लीजिए कि मैंने अगर सुना हो तो मेरे कॉन्शस में था, मैं ये बात कह रहा हूं कि वो अगड़े भी इसमें शामिल कर सकते हैं जो इस सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। इस पीडीए के फार्मूले को उन्होंने जनता के बीच में रखा, बताया कि क्या है ये,
तो एक तरह से ये बहुजन 85-15 और तमाम पीछे दिए जा चुके सामाजिक न्याय के नारों का एक्सटेंशन है, एक सैद्धांतिक नारा है। इस सिद्धांत ने लोगों को, जन को, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, सबको प्रभावित किया है। और इस फार्मूले ने लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में पहली बार एक चमत्कार किया, जहां पे आप सोच नहीं सकते थे। जहां पे अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसका जो परफॉर्मेंस था वो मतलब काबिले तारीफ है कि उसने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 95% सीटें जीत ली थी। लेकिन उस स्थिति में पीडीए फार्मूले के प्रयोग के बाद जिस तरह का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर किया, वो फार्मूला सिद्ध हो चुका है। अब सिद्ध हो चुके फार्मूले पे अगर बात की जाएगी तो ये फार्मूला निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मिल्कीपुर चुनाव में काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर सारी चीजें बिल्कुल अपने तयशुदा तरीकों से की जाए, मशीनरी का दुरुपयोग न किया जाए, बिल्कुल निष्पक्ष और पाक साफ चुनाव हो, तो रिजल्ट साफ है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, अयोध्या के जो वोटर हैं, मिल्कीपुर की बात कर रहा हूं मैं जी, उन पर दबाव भी है क्या? लगातार चर्चा ये चल रही है कि अयोध्या का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, जब बीजेपी हारी तो वहां के लोग को ताने मारे गए, गालियां दी गई बीजेपी के समर्थकों द्वारा, तमाम तरह से सोशल मीडिया पे चला वो। तो इस बार मिल्कीपुर के लोगों को क्या दबाव है, प्रेशर है, किसको वोट दें, हम क्या दें, वो लाज बचाए बीजेपी की, या क्या है, कुछ ऐसा चल रहा है वो? देखिए, ये सवाल बड़ा मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं आपको। मैं साहित्य का प्रोफेसर हूं। हमारे साहित्य में मैं अयोध्या से पहले, अयोध्या में जो बसे हुए हैं, जिनको लेके पूरी दुनिया में चर्चा है, राम। मैं राम पे आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे साहित्य में राम के ऊपर पढ़ाते हुए ना जो बात कही जाती है, बड़ी शानदार बात कही जाती है कि हम लोग देखिए सबको लेके चलते हैं। हम चाहते हैं कि जब कोई बात हो तो उसमें सभी शामिल हो। तो एक साहित्यकार के तौर पे हम लोग कहते हैं कि सबके अपने अपने राम हैं। उसी तरह से जो अयोध्या का मामला है, उसमें जिस राम की बात की गई, वहां पे जिस हिंदुत्व की बात की गई, तो राम, जब आप ये बात कहते हो कि सबके अपने अपने राम हैं, तो उस अयोध्या में बसे हुए जितने अयोध्या वासी हैं उनके भी अपने राम हैं। वो तय करेंगे कि उनको किधर जाना है। पीडीए के फार्मूलों को समझते हुए जिनको राम जिस तरह से दिखे, जिस तरह से समझ में आए, वो उस राम की तरफ गए। उन्हें अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले में राम ज्यादा नजर आए, तो उन्होंने उस राम का चुनाव किया। लेकिन जिस दबाव की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई दबाव अयोध्या वासियों पे है। ये दबाव सिर्फ नरेट किया जा रहा है, मतलब गढ़ा जा रहा है। इस तरह का दबाव, कोई दबाव नहीं है। अगर दबाव होता तो ये रिजल्ट अयोध्या का नहीं आया होता। वहाँ पर देखा गया कि चुनाव, उपचुनाव जब तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद देखा कि शासन में तमाम हेरफेर देखने को मिला। एक खास समुदाय के जो पुलिस अधिकारी थे, पुलिसकर्मी थे, उनको हटाया गया, यादव और मुस्लिम। लगता है कि जिस निष्पक्ष चुनाव की आप उम्मीद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो संभव होगा वहाँ पर? क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रही है अभी भी। देखिए, समाजवादी पार्टी चूंकि संघर्ष कर रही है लगातार, वो राजनीति में एक विपक्ष का बेहतरीन भूमिका वो अदा कर रही है, चाहे वो विधानसभा का मामला हो, चाहे लोकसभा का मामला हो। चूंकि वो फील्ड वर्क कर रहे हैं और फील्ड में उतर के वो चीजें देख रहे हैं, तो उन्हें जो चीजें आपत्तिजनक लगेंगी वो अपने सवाल उठा रहे हैं। लोकतंत्र का जो एक फार्मूला है, इस लोकतंत्र में जो चुनाव आयोग की अपनी जो कार्यशैली है, अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो उनके सवालों का जवाब देना चाहिए, उसका उनको क्या बोलते हैं, उनको हल करना चाहिए कि अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो क्या मतलब ऐसे ही उठाए जा रहे हैं, ऐसे तो उठ नहीं रहे हैं। अगर इस तरह के फार्मूले तय किए जा रहे हैं जिससे चीजें मैनिपुलेट की जा सकती हैं, तो उस पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। चलिए, मेरे साथ विजय रंजन जी मौजूद थे, प्रोफेसर हैं। बातचीत हुई इनसे मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के। मिल्कीपुर में क्या माहौल है वो भी आपको बताएंगे। मिल्कीपुर में 5 तारीख को मतदान होगा। देखने वाला ये होगा कि मिल्कीपुर में क्या इस बार बीजेपी जो उपचुनाव में ठीक ठाक प्रदर्शन करने के बाद अब कह रही है कि जो लोकसभा का चुनाव हम हारे थे उसका हम बदला लेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव को जीत करके। अब देखते हैं कि मिल्कीपुर की जनता किसको अपना वहां विधायक चुनती है। आपसे मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।